गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 27th एंड 28th ऑफ मई के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करते हैं, और इसके कंसर्निंग जो टेस्ट सीरीज है उसमें जो फ्री मॉक टेस्ट है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देन चाहे तो इन एमसीक्यूज को आप नेटमॉक की एप्लीकेशन के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अगर आपको मार्किंग स्कीम के बारे में पता है तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। अदरवाइज जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, अगर 8 से 10 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस माना जाता है, और ये आपका सेफ जोन माना जाता है। रीजन बीइंग हियर यू आर स्कोरिंग मोर देन इक्वल टू 60%, और इसी वजह से प्रीलिम्स के क्रैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 4 to 5 एमसीक्यूज जो थर्ड ब्रैकेट है इसमें 40 to 55% का स्कोर रहता है, और चांसेस थोड़े से कम होते हैं यहाँ पे क्रैक होने के। और लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में प्रीलिम्स क्रैक होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो कोशिश करिए आप अपर 2 ब्रैकेट्स में आने की, और धीरे धीरे इसमें आपका जो स्कोर होगा अगर नीचे के ब्रैकेट्स में भी आ रहा है इंप्रूव हो जाएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रीस्टार्ट प्रोग्राम। पूछा गया रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड रीस्टार्ट प्रोग्राम। तो चारों में से किस स्टेट ने रीस्टार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया? सोचिए क्या आंसर होगा। फिर ये प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में उसको डिस्कस करेंगे, और किस स्टेट ने स्टार्ट किया वो भी देखेंगे। चलिए देखिए, रीस्टार्ट प्रोग्राम जो है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी कितना दिया इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए? 1100 करोड़ रुपए दिया। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो तो होगा सी। यहाँ पे अराउंड 98,000 यूनिट्स हैं, उनको इस 1100 करोड़ रुपए से हेल्प मिलेगी। और ये भी माना जाता है एमएसएमई सेक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर नंबर ऑफ जॉब्स। तो 10 लाख पीपल को यहाँ पे जो जॉब है इन 98,000 यूनिट से मिलती है। तो इस वजह से भी इन यूनिट्स को सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट जो होगी वो उन्होंने 360 ऐसे प्रोडक्ट्स को ईयर मार्क किया है जो कि उनका कहना है कि हम एमएसएमई से ही एक्वायर करेंगे। तो एमएसएमई सेक्टर से जब प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे तो ऑफकोर्स उनको भी फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे जो पेमेंट है वो भी कहा गया, यूजुअली क्या होता है गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर पेमेंट्स में जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि 45 डेज़ में उनकी पेमेंट्स को क्लियर किया जाएगा। तो इससे जो एमएसएमई सेक्टर है उनको काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो केन्या के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टच द बॉर्डर ऑफ केन्या। तो केन्या के बॉर्डर को कौन सी कंट्री टच करती है? रीज़न क्वेश्चन बनाने का यही था बिकॉज रिसेंटली हुआ क्या है, आईसीजे दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक डिस्प्यूट चल रहा था सोमालिया के बीच में और केन्या के बीच में, उसको डेफर किया क्योंकि कोविड-19 के चलते इसके ऊपर सुनवाई नहीं हो सकती है। तो सोमालिया एंड केन्या इन दोनों के बीच में चल रहा है एक मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट, जिसको हम मैप पर जरूर देखेंगे और इसका रीज़न क्या है वो भी ज़रूर देखेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे आपको बताना है केन्या के बॉर्डर को टच कौन करता है। सोचिए, तो देख लेते हैं एक बार कि केन्या का बॉर्डर किस किस दूसरी कंट्री के साथ टच करता है। यहाँ मैप पे देखते हैं एक बार। सो दिस इज केन्या और सोमालिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। केन्या का बॉर्डर यहाँ पे सोमालिया से टच करता है, देन ऊपर इथोपिया से, साउथ सूडान से भी टच करता है, नॉर्थ सूडान से टच नहीं कर रहा है, और नीचे तंजानिया से भी टच कर रहा है। तो एक बार वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो सोमालिया, इथियोपिया, तंजानिया इन तीनों से तो बॉर्डर टच कर रहा है, लेकिन कोंगो जो है, अगर आप कोंगो देखें मैप के ऊपर, दूर पड़ता है यहाँ पर, इससे जो बॉर्डर है वो टच नहीं कर रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब एक बार इसके जो सोमालिया और केन्या के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। और अगर आपको याद हो, कल मैंने इथोपिया में एक पर्टिकुलर डैम है उसके बारे में आपको पढ़ाया था, उस डैम का जो नाम है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। देखिए, सोमालिया और केन्या के बीच में डिस्प्यूट है इस एरिया को लेकर। अब सोमालिया जो है वो ये कहता है कि उसकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो यहाँ तक आती है, ये सोमालिया है, ये इसका जो बॉर्डर एरिया है वो है केन्या के साथ, और जो केन्या है वो कहता है कि उसकी मैरीटाइम बाउंड्री यहाँ तक आती है। तो ये जो बीच वाला रीजन है इसको लेके डिस्प्यूट है कि इसको कौन लेके जाएगा। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल एंड गैस रिजर्व है, तो दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि ये ऑयल एंड गैस रिजर्व जो है वो उनको मिल जाए। इसी वजह से ये डिस्प्यूट जो है दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सोमालिया केन्या बॉर्डर शेयर करते हैं और मैरीटाइम बाउंड्री को लेके दोनों के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट वाइल्ड फायर्स डोंट अकर। तो यहाँ पे 4 आपको कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं, पूछा गया कि वाइल्ड फायर्स इन चारों में से कहाँ पर नहीं होती हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। चलिए देखिए, रिसेंटली हुआ क्या, उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट फायर्स जो है वो देखी गई हैं, उसकी वजह से क्वेश्चन बनाया गया था। ये जो फायर्स होती हैं, फॉरेस्ट फायर्स या वाइल्ड फायर्स या अनप्लान्ड फायर्स होती हैं, इसमें जो कॉजेज होते हैं, कॉजेज नेचुरल भी हो सकते हैं
और इसमें जो कॉजेज़ हैं वो मैन मेड भी हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करी जाए कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो बचा हुआ है, तो ऑफकोर्स क्योंकि उत्तराखंड में हुई है तो एशिया तो इसमें इन्वॉल्व होगा ही, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, यूरोप में भी होती है, अफ्रीका में भी होती है। अंटार्कटिका जो है इट्स द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पे वाइल्ड फायर्स नहीं होती हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। इससे कंसर्निंग और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ वाइल्ड फायर्स। तो वाइल्ड फायर्स की मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं, नेचुरल कॉजेज होते हैं एंड देन मैन मेड भी होते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि तीनों में से यहाँ पे नेचुरल कॉजेज कौन से हैं। लाइटनिंग से क्या वाइल्ड फायर हो सकती है, व्हाट अबाउट वोल्केनिक इरप्शंस, टेम्परेचर से क्या ये हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, तीनों ही जो रीज़न है वो नेचुरल कॉजेज हैं किसके, वाइल्ड फायर्स के। लाइटनिंग जो होती है वो सबसे बड़ा रीज़न होती है, सबसे ज़्यादा वाइल्ड फायर्स इसी की वजह से होती है। अगर वोल्केनिक इरप्शन की बात करें, जो लावा होता है क्रस्ट के नीचे, वो अगर ऊपर आ जाता है सरफेस लेवल के ऊपर, तो वहाँ पर भी किसी न किसी तरीके से रीज़न बन जाता है वाइल्ड फायर्स का। टेम्परेचर भी इसका एक रीज़न हो सकता है। जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जो ड्राई लीव्स होते हैं वो आग को बहुत जल्दी पकड़ते हैं और वो एक तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं पूरी वाइल्ड फायर को। तो तीनों जो रीज़न है वो हमारे नेचुरल कॉजेज हैं किस चीज़ के, वाइल्ड फायर के। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि फॉरेस्ट फायर के बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर एग्जिस्ट। तो फॉरेस्ट फायर की कौन कौन सी टाइप्स है, क्या क्राउन फायर इसकी एक टाइप है, सरफेस फायर क्या इसकी एक टाइप है, इंटरनल फायर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, फॉरेस्ट जो है सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा किस लिस्ट में आता है, ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, पूछा जा सकता है ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। देखिए, क्राउन फायर जो होती है वो फॉरेस्ट फायर की एक टाइप है, इसका क्या मतलब होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सरफेस फायर भी होती है, तो पहली दो तो हो गई ठीक। इंटरनल फायर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, रादर एक टाइप और होती है जिसे कहते हैं ग्राउंड फायर। ये 3 टाइप्स होती हैं फॉरेस्ट फायर्स की। तो हमारा आंसर यहाँ बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये है क्या चीज़ है। चलिए देखिए, पहला देखते हैं क्राउन फायर्स। जब आग लगती है और वो पूरे का पूरा जो आपका ट्रीज होते हैं वो कवर हो जाते हैं, मतलब फ्रॉम सरफेस लेवल टू टॉप लेवल, अगर पूरे ट्री को कवर कर लिया गया तो उसे क्राउन फायर कहते हैं। ये सबसे, आप देख ही सकते हैं क्योंकि पूरा ट्री कवर हो गया, सबसे डेंजरस होती है और इनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये होगी आपकी क्राउन फायर। अगर सरफेस फायर किसको कहते हैं, सरफेस लेवल पे जो छोटे छोटे यहाँ पे आप कह सकते हैं पौधे होते हैं, पत्ते गिरे होते हैं, अगर वहाँ पे फायर लगती है, वहाँ पे आग लगती है तो उसे सरफेस फायर कहते हैं। इसको खत्म करना रिलेटिवली ईजी होता है। फिर कहते हैं ग्राउंड फायर। देखिए, ग्राउंड फायर को अंडरग्राउंड फायर भी कहते हैं, जो नीचे सब सरफेस लेवल पे जो ह्यूमस होता है वहाँ पर अगर आग लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है कई बार, इस वजह से अगर आग वहाँ पर लगती है तो उसे ग्राउंड फायर या अंडरग्राउंड फायर भी कहते हैं। इसको भी कुछ हद तक सप्रेस करना मुश्किल होता है। तो जो ग्राउंड फायर होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे डेंजरस होती है, इसे खत्म करना मुश्किल होता है। ग्राउंड फायर क्योंकि सब सरफेस लेवल पे होती है, इसे भी खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सरफेस फायर जो होती है वो नीचे के छोटे जो पत्ते वगैरह होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उनमें जो फायर लगती है उसे सरफेस फायर कहते हैं। इसे पुट आउट करना ईजी होता है। तो ये 3 टाइप्स की फायर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पुरंदर दास के बारे में है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट पुरंदर दास। पुरंदर दास के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। ये जो पर्सनैलिटी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी न्यूज़ में थी, इस वजह से इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पहली कहती है ही बिलोंग टू हरिदास मूवमेंट। तो जो पुरंदर दास जी जो थे वो हरिदास मूवमेंट से बिलोंग करते थे। ही वॉज रिनाउंड कंपोजर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो वो हिंदुस्तानी म्यूजिक के एक रिनाउंड कंपोजर थे। ही मेड श्रीमद भागवतम अवेलेबल टू एवरीवन इन सिंपल एंड मेलोडियस सॉन्ग्स। तो जो श्रीमद भागवत है उसको उन्होंने मेलोडियस सॉन्ग्स में प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई है। सोचिए क्या आंसर होगा। फिर इसका बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे, क्यों आउट ऑफ द सडन एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया, और इसके करेक्ट आंसर को भी देखेंगे। चलिए, कर्नाटका का जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है उन्होंने एक रिसर्च वर्क स्टार्ट किया है। वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिगार्डिंग बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदरदास। तो पुरंदरदास जी के जो बर्थ प्लेस है उसके रिगार्डिंग कुछ रिसर्च वर्क जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी कर्नाटका ने स्टार्ट किया है। ही इज़ वाइडली नोन एज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। तो फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक के नाम से उन्हें जाना जाता था। रेनाउड कंपोजर भी वो कर्नाटिक म्यूजिक के थे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। और अगर बात करी जाए कि क्या वो हरिदास मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, तो यस, हरिदास मूवमेंट के साथ वो जुड़े हुए थे। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। एक चीज़ और भी है उनके रिगार्डिंग, उनको फेमसली जाना जाता है टू कंपोज दास साहित्य। तो ये क्वेश्चन भी एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन की तरह आ सकता है कि दास साहित्य किसने कंपोज किया था। तो वहाँ पे आपको बताना कि पुरंदरदास जी ने किया था। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, क्या श्रीमद भागवत को उन्होंने मेलोडियस सॉन्ग्स के रूप में प्रोवाइड किया था। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा
बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछ रहा है अटलांटिक एनॉमली के बारे में। वेयर द साउथ अटलांटिक एनॉमली इज लोकेटेड। तो साउथ अटलांटिक एनॉमली जो है वो कहाँ लोकेट करती है? क्या ये एशिया और साउथ अमेरिका के बीच में है, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, या फिर अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अभी हुआ क्या है, एक रैपिड श्रिंक देखा गया साउथ अटलांटिक एनॉमली के अंदर। तो ये जो श्रिंक है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली इस वजह से हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी हमारी अर्थ की कम हो रही है, अराउंड 10% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ जो है वो कम हुई है। और इसका रीज़न भी ये बताया जा रहा है कि कुछ अराउंड 2,50,000 साल में एक बार हमारे जो पोल्स होते हैं वो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो आपस में शिफ्ट करते हैं, तो वो जो टाइम है वो पास आता जा रहा है। इस वजह से ये जो स्ट्रेंथ है ये भी कम हो रही है और साउथ अटलांटिक एनॉमली भी हमें देखने को मिल रही है। अब साउथ अटलांटिक एनॉमली जो है वो किस किस के बीच में होती है? तो हमारा आंसर है यहाँ पे डी, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में ये जो एनॉमली है देखी जाती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट रामकिंकर बैच। रामकिंकर बैच के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। पहली कहती है, ही वॉज एन आइकॉनिक स्कल्प्टर एंड आर्टिस्ट। वो एक स्कल्प्टर थे और आर्टिस्ट थे, हो सकता है। ही वॉज ट्रेंड इन शांति निकेतन अंडर नंदलाल बोस। तो अंडर नंदलाल बोस वो शांति निकेतन जो स्कूल है कला का, उसके अंदर उनको ट्रेन किया गया था। इन 1976 ही वॉज द फेलो ऑफ ललित कला अकेडमी। तो वो ललित कला अकेडमी में एक फेलो भी थे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, क्योंकि रामकिंकर बैच जो पर्सनैलिटी है इनके बारे में न्यूज़पेपर में मेंशन किया हुआ था, इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन बनाया है। बात करी जाए, ही वॉज द आर्टिस्ट और स्कल्प्टर भी थे, काफ़ी फेमस स्कल्प्टर थे, और उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो शांति निकेतन जो आपका आर्टिस्ट का स्कूल है एक, वहाँ पर अंडर नंदलाल बोस हुई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। फेलो ऑफ द ललित कला अकेडमी 1976 में इनको चुना गया था। इवन भारत विभूषण भी जो है वो भी उनको दिया गया है। तो यहाँ पे हमारी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती हैं। आंसर हमारा हो जाएगा डी। एक बार इनकी फोटो देख लीजिए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जो है वो चारधाम परियोजना के बारे में है। पूछा गया कि चारधाम परियोजना को लेके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली पूछा इसलिए गया क्योंकि एक टनल थी अराउंड 44 मीटर्स की, उसको यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। इस चारधाम योजना का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे चारधाम परियोजना को लेके पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर EPC मॉडल। इसे EPC मॉडल के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, हो सकता है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसे इंप्लीमेंट कर रही है। BRO वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम। तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर काम करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यस, दैट इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अलॉन्ग विद द उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो दोनों ही जो हैं दोनों एजेंसी जो हैं वो इसको इंप्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम में नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करती है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करिए ये जो प्रोग्राम है ये कौन कौन ले रहा है। इट्स ए प्रोग्राम टेकन अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज एंड कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट। तो ये सब काम जो है इसके अंदर चारधाम के लिए किया जाएगा, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जो उत्तराखंड के हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 12,000 करोड़ जो है इसकी प्रोजेक्ट है। और रिसेंटली मैंने आपको बताया कि 440 मीटर की जो टनल है उसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस वजह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट था न्यूज़ में था। EPC मॉडल पे बनाया जा रहा है, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। लेकिन EPC मॉडल होता क्या है आपको पता है? वेरियस टाइप्स के मॉडल, जैसे एक BOT बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल होता है, BOOT, और इस तरीके से काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं। ऐसे ही EPC एक मॉडल होता है। इसके बारे में आप मुझे 1 लाइन में कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ा सा BRO के बारे में देख लेते हैं। अगर BRO की बात करी जाए तो 1960 में इसको बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे बनाया था ताकि जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसको स्पीडली कंप्लीट किया जा सके। कहाँ पर? स्पेशली रोड्स जो है नॉर्थ रीजन के अंदर एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन के अंदर। तो बॉर्डर रीजन्स की जो रोड्स होती हैं खासतौर पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, उसको टाइम पे कंप्लीट किया जा सके, इस वजह से इस पर्टिकुलर बॉडी को रेज किया गया था 1960 के अंदर। फिलहाल हमारा जो आंसर यहाँ पर है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। विद इन 2 मिनट्स हम रिवाइज करते हैं।
चलिए, तो रीस्टार्ट प्रोग्राम देखा था हमने। सबसे पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट कर रही है। एमएसएमईज के लिए 1100 करोड़ उनको दिया जाएगा। 10 लाख जॉब्स वो क्रिएट करेंगे। 98,000 यूनिट्स को इससे फ़ायदा होगा। जो 360 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो एमएसएमई से एक्वायर किए जाएंगे और 45 डेज़ में उनकी पेमेंट को क्लियर किया जाएगा। देन हमने देखा था वाइल्ड फायर्स के बारे में। अंटार्कटिका ऐसी जगह जहाँ पे नहीं होती है, रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर हुई है। यहाँ पे वेरियस नेचुरल कॉजेज होते हैं, जैसे कि लाइटिंग हो गया और वोल्केनिक इरप्शंस, टेम्परेचर, ये रीजन है इसके होने के। फिर हमने देखा था टाइप्स क्या होती है। क्राउन फायर होती है जिसमें पूरा का पूरा पेड़ जल जाता है और इसको हटाना सबसे मुश्किल होता है। सरफेस फायर में सरफेस लेवल पे आग लगती है और ग्राउंड फायर में ग्राउंड या फिर सब सरफेस लेवल पे आग लगती है। देन हमने देखा था पुरंदरदास जी के बारे में। हरिदास मूवमेंट को वो बिलोंग करते थे, कंपोजर थे कर्नाटिक म्यूजिक के और श्रीमद् भागवत को उन्होंने सॉन्ग्स के रूप में कन्वर्ट किया था। देन हमने देखा था साउथ एटलांटिक एनॉमली के बारे में, कहाँ लोकेट करती है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में। अभी देखा जा रहा है कि जो पोल्स के चेंज होने का टाइम है वो आ गया है। देन हमने रामकिंकर बैच के बारे में देखा था। आइकॉनिक स्कल्प्टर थे, आर्टिस्ट थे, शांति निकेतन स्कूल में ट्रेंड हुए थे अंडर नंदलाल बोस और ललित कला अकेडमी में फेलो थे वो। देन हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्वेश्चन का, जो कि चारधाम परियोजना के बारे में है। काफ़ी तेज़ी से इस पर काम चल रहा है। 440 मीटर की जो टनल है उसे अभी कंप्लीट किया गया है और 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए बात करी गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। 1960 में इसे नेहरू जी ने रेज किया था। तो हमारे 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अभी एक बार मार्क्स देख लेते हैं। कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने जरूर लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स हैं देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्क्स आए तो मैं यही कहूँगा कि नोट्स अपने जरूर बनाइए, उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करिए और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको देखिए, एनालाइज जरूर करिए कि गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं ताकि उसे करेक्ट कर पाएँ। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और नीचे जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।